यही बात यार बाबा हेलो भाई बहुत बुरा हुई है यार एक मिनट भैया ओ तेरी का बहुआ का लोग हैं अभी लड़ी बिल्कुल जस्ट अभी हाँ टायर नहीं आपस में लड़ी छितराए जो बुरा। आज के बिग बुलेटिन की चर्चा शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे साथ रहेंगे भाजपा से सत्यपाल सिंह जी, वरिष्ठ नेता हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगार जी रहेंगे, प्रधानाचार्य हैं और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी रहेंगे, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और कई साल से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं। आनंद विक्रम सिंह हैं, समाजवादी शिवसेना के नेता हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी जी आज हम शामिल हैं। 51 दिन से बिग बुलेटिन की चर्चा में शरीक हैं और हम लोगों ने एक से एक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की और हमेशा हमने ये चीज सामने रखी है कि मंथन होना चाहिए और उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलता ही है और निकलना भी चाहिए। अपने शहर में मौत की सवारी फिर चल गई। 11 जनवरी की घटना है, 10/11 जनवरी की, और 10/11 जून को जो बाधित बस सेवा थी वो फिर शुरू हो गई। हम लोग एक शहर में रहते हैं, यहाँ जो भी सेवाएं हैं जो लोग भी उपलब्ध करा रहे हैं, हम उनके आभारी हैं कि इस छोटे से शहर में अच्छी सेवाएं, बड़े शहरों जैसी सेवाएं वो लोग उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ फर्रुखाबाद में डबल डेकर सब बसें चल रही हैं, उनकी सुविधाएं लोग ले रहे हैं, कम किराए में लोग दिल्ली और जयपुर पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो घटनाएं 2018 में हुई और 2020 में हुई, उनको लेकर के जो बस के संचालक हैं उन्होंने सीख क्या ली। हम सुबह बात कर रहे थे कि जो व्यापारी है, जिसका व्यापार है, व्यापार शुरू करेगा ही, व्यापार में बाधा आएगी, बाधाओं को दूर करके व्यापार शुरू किया जाएगा। लेकिन कम से कम जब इतनी अजियत हो जाए, प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री स्तर तक बात पहुंचे, सचिवालय में बात गूंजे, तो कम से कम जो बस का संचालक है, बस सर्विस का जो संचालक है, उसे कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बताना चाहिए कि ये अभी तक हमारी बस सर्विस में ये खामियां थी और अब हमने अच्छी सेवाएं देने का संकल्प लिया है अपने शहर के, अपने जिले के लोगों को और जिले के आसपास के लोगों को, और जो खामियां थी वो दूर कर ली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2018 में घटना हुई, उसके बाद में भी कोई सीख नहीं ली गई। तो आपको याद दिलाते हैं अपने दर्शकों को, ये घटना हुई मैनपुरी के खन्नाहार गांव के पास। जयपुर में लौट रही और ड्राइवर संतुलन खो बैठा, बस
के एक रोड डिवाइडर से टकराई। 40 लोगों की मौत हुई थी, दर्दनाक मौत, और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। और उसके बाद में ये 10/11 जनवरी की घटना है, जिसमें फिर चालक की चूक हुई। बस सामने से आ रहे ट्रक में घुस गई और ट्रक का जो टैंकर का टैंकर था वो फट गया और आग लग गई दोनों गाड़ियों में। ट्रक में भी आग लग गई और बस में। वो मंजर बिल्कुल दिल दहलाने वाला था, रोंगटे खड़े करने वाला था। शुरू से ही 10 लोगों की मौत की खबर आई थी। गोसाईगंज से बस चली थी और जयपुर जा रही थी। कुछ लोग बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे, कुछ लोग रोजगार की तलाश में जा रहे थे। तो इस घटना के बाद में तमाम सी चीजें हम लोगों को पता हुई, मीडिया में छपी, मीडिया में आई। लेकिन उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं लोगों का बड़ा धर्म हुआ और संरक्षण के सर्विस पर से बड़ा व्यवधान कहाँ से है। तो ये बस सेवाएं फिर शुरू हो गई, फिर सस्ते किराए में दिल्ली और जयपुर जाने की सुविधा उपलब्ध। अनिल कुमार जी, शुरू करिए आज की चर्चा को और बताइए कि क्या चीजें हो सकती हैं, किनका संरक्षण हो सकता है, किनका आशीर्वाद हो सकता है, जिससे इतने बड़े कांड का 5 महीने में क्लीन चिट मिल गई और एज इट इज जो चीज उस समय थी वही चीज जून में आकर के पूरी हो। क्या चीज हो सकती है और कैसे अपने शहर के लोगों को मौत की सवारी पर दिल्ली और जयपुर जाने के लिए सीधे सीधे हम हरी झंडी दे सकते हैं। तो शेखर जी, ये जो उनका तो व्यापार है जो लोग बसें चलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था को ठीक रखने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक कार्यपालिका है, एक व्यवस्थापिका है, एक न्यायपालिका है। तो इस भ्रष्टाचार के चलते हुए जो पैसों की आज होड़ है कि कितना रुपया कौन कमा ले, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में गठजोड़ हो गया है, इनका गठबंधन हो गया। इसलिए ये जो डबल डेकर बसें चल रही हैं जो मानक के अनुरूप नहीं है, आप उनके 3 भाग हैं। सबसे नीचे उसमें माल लगेज रखा जाता है, उसके ऊपर सवारी बैठती है और उसके ऊपर सोता है, स्लीपर है। और इसके और जो पैसा कमाया जाता है उसके 3 बंटवारे होते हैं। एक आरटीओ ऑफिस जो प्रशासनिक विभाग है उसके पास जाता है, एक हमारे शासन में बैठे हुए जो नेता लोग हैं वो पैसे लेते हैं, और तीसरा व्यापारी लेता है। जब इनका गठजोड़ है, आप इस प्रकार की व्यवस्था कभी ठीक ही नहीं होगी। उनको क्लीन चिट मिलना ही मिलना है, कौन रोक सकता है? अच्छा आप बताइए, शासन में बैठे हुए हैं, सचिवालय में बैठे हुए भाभी को पैसा देते हैं। आरटीओ ऑफिस का बुरा हाल है, जहां बगैर पैसे के कोई काम ही नहीं होता है। ये स्थितियों को सुधार संभव नहीं है, क्योंकि इन बसों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इतना इतना सामान आता है कि जितना खर्चा उनका होता है वो केवल सामान लाने में जितना पैसा लेते हैं उससे ही उनका पूरा हो जाता है। बाकी पैसा सब बंदरवाट होता है। क्योंकि अब व्यापारी को कितना बड़ा फायदा है, व्यापारी यहाँ से फोन कर देता है कि हमारी यहाँ पे फला नंबर बस पे सामान ला देना। उसने 5 नंग ला दिए, 5000 उनके हो गए, और वो यहाँ आकर सुबह उतार देता है। उसमें जीएसटी वगैरह ये भी सब चोरी कर ली जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का एक अड्डा है, जिसे हम नहीं लगता है कि कोई ठीक कर पाएगा। आज हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं। उन्होंने अपने जब इलेक्शन हुआ था तो सब जगह एक मुख्य मुद्दा उन्होंने बनाया था कि हम भ्रष्टाचार को 0 टॉलरेंस पर लाएंगे। लेकिन ये दोनों घटनाएं इसी कार्यकाल में हुई और बड़ी जांच हुई, शासन तक इसकी आंच पहुंची, फाइलों में फिर वही थोड़े दिन बचे तो उधर खड़ी रही,
फिर वही, और आप बता रहे कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई, तो वो मिलनी थी, उसे कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई भी रहे, ये जब तक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का गठबंधन चलता रहेगा, तब तक कोई भी व्यवस्था को सुधार नहीं सकता है। मतलब ये है कि हम अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जो चीजें उस समय निकल करके सामने आई थी, उसमें दो बातें बताई गई थी। एक तो ये बसें साधारण बस की परमिट पर चल रही हैं, दूसरी इन बसों को बुकिंग के लिए ये लोग बसें पास हैं, लेकिन इन पर सवारियां ढोई जा रही हैं। दो बातें ये बताई गई थी उस समय। और उसके बाद में हम कह रहे ना, अगर कोई चीज कहीं सुधार हुई थी, कोई खामी दूर की गई थी, तो वो चीज बताई जानी चाहिए थी, सार्वजनिक की जानी चाहिए थी, पोस्टर छपने चाहिए थे, होर्डिंग लगने चाहिए थे, उसके प्रेस को बताई जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शुभम तिवारी, क्या लगता है आपको कि हम अपने शहर के लोगों को फिर किसी हादसे का शिकार होने के लिए बताते रहें, फिर हम लोग खबर छापें, आप लोग शोक संवेदना व्यक्त करें, ये इस सब का इंतजार? जैसा कि आपने ये इस विषय को आज दोबारा उठाया है, एक तो इस विषय पर चर्चा पहले एक बार हुई थी, और आज इस विषय को जो आपने उठाया है, ये मार्मिक विषय है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, बड़ा तस्लीम हो गई इंसानी जान की कीमत इस सरकार में, क्योंकि आज जो आपका एक कथन है यहाँ पर कि एक पत्रकार होने के नाते, एक मीडिया चैनल होने के नाते, ये जो बसें दोबारा चलने लगी हैं, और इन्हीं बसों का जो हादसा हुआ था, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री तक को जो है हस्तक्षेप था, जांच के लिए आदेश देने पड़े थे, तो इतना बड़ा हादसा जिसमें है, इतना बड़ा जो है ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो गई, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन्वॉल्व हो गए, के बावजूद वो बसें बिना की व्यवस्था को करने के करे चलने लगी। ये एक बड़ा प्रश्न। आज की वर्तमान स्थिति है, हम लोगों को कहीं ना कहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंदर से रखनी पड़ेगी, फिर कोई हादसा और फिर इन बसों के द्वारा ही फिर उस पर लीपा जाएगी, क्योंकि अभी तक ये बसों का अनुमति कैसे मिलती, जो पहले कमियां रही थी, कमियों का सुधार हुआ कि नहीं हुआ, किन लोगों ने जो बिना कोई कार्रवाई हुई इन लोग को दोबारा परमिशन आनंद विक्रम सिंह, तब बढ़ाइए बातों को आगे। देखिए, जिस हिसाब से मैं एक बात कहना चाहूंगा, व्यावहारिक तौर पर भी एक मिनट आदरणीय बिट्टू भैया, एक मिनट। तो मैं यहाँ पर एक साफ साफ प्रश्न उठा रहा हूँ, और ये चिंता का विषय भी है भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जनों के लिए, कि ये बताना और सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बसें अब जब दोबारा सड़कों पर आई हैं, तो क्या इन्होंने वो मानक पूरे करे हैं जिस मानक की वजह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर रोक लगाई थी? क्या उन्होंने जो जांच के आदेश दिए थे, कानूनी कार्रवाई के जो आदेश दिए थे, क्या उन जांचों को लेकर अब तक कोई तथ्य सामने आए हैं? किस आधार पर ये बसें दोबारा सरकार के द्वारा यहाँ चलने लगी हैं? इसके बारे में मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठों को जानना चाहूंगा, इस पर जरूर अपना विचार व्यक्त करें। सही बिट्टू भैया। जी, जैसा कि मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे लोग भी हैं, सबसे बड़ी चीज है ये जो बसें चल रही हैं, इनका मुख्य आधार है वर्तमान की सरकार। शासन में सरकार होती है, उसके इशारे पे, उसके नाम के इशारे पे अधिकारियों को करना, सब भ्रष्टाचार से लेके ऊपर तक सभी जिस दिन को रैली करती है, किसी भी रैली अगर पैसे फ्री लेंगे तो रोकथाम लगाना बहुत बड़ी बात है। चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की रही हो, सबकी स्थिति यही है, सबको बसें फ्री में चाहिए, इसके लिए काम करना होगा। कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बोलेगा, ना खड़ा होगा, सबसे बड़ी बात है। सही बात। शासन में अधिकारियों से और नेताओं के द्वारा पैसे सेटिंग करके ये फिर से किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट हुआ था, वो भी इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। 3 महीने में जब टीम जीता जाती है, मुझे नहीं लगता ये चीजें कभी हो पाएंगी। तो वसी जी, वसी जी, ये
बसों का संचालन जैसा बताया कि उन्हें हुआ है, तो कहीं न कहीं परिवहन के माध्यम में क्लीन की होगी, और क्लीन की दी है, ये तो नहीं बता सकते हैं। आवाज गड़बड़ हो गई। तो उस विषय पर दोबारा उनसे पूछताछ की जा सकती है, जांच की जा सकती है और नेताओं को बताया जा सकता है। जहाँ अभी आनंद कमिश्न ने जो विषय रखा था, वो विषय अपनी महत्व का है, और जो आगे कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था है, ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खामियों का परिणाम है, और हमारे समाज की एक बड़ा विडंबना है कि हम हादसों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और जिससे है कि हम आते हैं जो वैसी व्यवस्थाएं समाज को चाहिए, और हर व्यक्ति को अपना जल्दी है, हर व्यक्ति के अपने अपने काम है, तो इस कारण से ये सब जल्दबाजी है, उसमें सब ये चीजें गलत होती हैं। और अगर उन्हें परिवहन विभाग ने क्लीन दी है, तो यह उनसे बात की जाएगी तरीके से संचालित किया। राजनीति समर्थन बात है, तो पार्टी के नेताओं के द्वारा ऐसा प्रशंसा उस समय भी नहीं किया गया था, और मुझे नहीं लगता कि उस पर भी हुआ। लेकिन अगर प्रशासनिक और परिवहन विभाग की तरफ से बिल्कुल सही बातचीत हुई है, सतपाल जी, ये सारा चर्चा में है, कुछ हो सकता है कि आपकी जानकारी में कुछ अनछुए पहलू हों जिन पे जनता जानना चाहेगी कि आपने कुछ अगर इस प्रकार में कुछ जानकारी की हो तो वो भी पहलू जानना चाहेंगे। शेखर जी, असल में ये बात है, ये बसें कोई 2 साल 3 साल से नहीं चल रही, ये दसियों सालें इसको चलते हुए हो गए। और मेरी समझ में एक बात आई है कि किसी को उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जैसे अनिल जी ने एक पहले बात की थी, और ठीक बात कहा उन्होंने, और बिल्कुल इसमें आनंद जी ने भी कहा, सबने एक विषय एक बात कही, एक भ्रष्टाचार इसमें से एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन पिछले 50 साल से, ठीक है, महात्मा गांधी के सपनों का भारत कोई दूसरा रहा होगा, लेकिन जब से इस देश में आज़ादी हुई, धीरे धीरे नेता से लेकर और पब्लिक इसमें भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके अंदर घुस गया है, और उन सब चीज़ों का परिणाम होता है। शासन सरकार में मुख्यमंत्री जी ईमानदार हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पे ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों से उनको काम लेना है, जो नौकरी करते हैं, जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, वो आंकड़ों के आधार पर ही सारी सब चीजें होती हैं। इसमें से मुख्यमंत्री ने जांच करने के लिए आदेश दिए, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, बसें चलती हैं, लेकिन वो बंद हुई, 4 महीने 6 महीने बंद हुई। लेकिन जब उसका स्वरूप लोगों के सामने आया, जब आंकड़े को प्रस्तुत किया गया, उन्होंने कुछ मजबूरियां होती हैं, जैसे होती हैं कि भाई ये आरटीओ ने उनके सामने दिखाया कि हमारी बस की फिटनेस ये है, पहले खराब रही होगी, जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें आरटीओ जिसने अनुमति दी सस्पेंड हो गया, और क्या हो सकता है उसमें, वो सस्पेंड हो गया, लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई, बस मालिक जेल में रहे, जमानत इस तरह कोर्ट ने उनको दे दिया, फिर उससे उन्होंने अपनी तैयार की, वो बस तैयार किया और तैयार की, और उनके पास फिर ठीक से कागज हो गया कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, आरटीओ ऑफिस का है, ये सब है। फिर टेक्निकल आधार पर वो सारी चीजें सही हो सकती हैं। दूसरी चीज है कि टेक्निकलिटी और व्यवहारिकता में थोड़ा फर्क है। हम लोग भी जानते हैं कि एक बस में 60 सवारी जानी चाहिए, लेकिन 70 लोग जाते हैं। हमें मालूम है कि इसमें बर्तें गलत तरीके से लगी हैं, लेकिन हम जाते हैं। हमें मालूम है कि जीएसटी की चोरी के कारण हमें इसमें से ट्रक से माल लाना चाहिए, उसमें से करते हैं। तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं, पूरा का पूरा तंत्र ऐसा हो गया है जिसमें से लोग उस काम को करने लगे। दूसरी बात यह है, और इसमें अगर दूसरे तरीके से सोचो तो किसी चीज का एंड नहीं होता है।
अगर कहीं रेलवे पटरी पर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो फिर क्या ट्रेनें चलना बंद हो जाएंगी क्या उस पटरी पर दोबारा ट्रेनें नहीं चलेंगी क्या? या बस का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या रोडवेज की बस का एक्सीडेंट होता है तो रोडवेज की बसें चलती हैं कि नहीं चलती हैं? और जगह पूरे देश भर में रोज बसें होती हैं, गाड़ियां पलटती हैं, उनका एक्सीडेंट होता है कि नहीं होती? और जानबूझ के कोई बस मालिक या ड्राइवर अपनी न जान देना चाहता है, न अपने व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें से उसको डैमेज करना चाहता है। तो अपनी बात समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली उसमें से ये है, बाकी चीजें उसमें से हो सकती हैं। हम ये नहीं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिन जिन के लोगों की सरकारें होती हैं, लोगों से संबंध होते हैं, लोकल लोग होते हैं, एक दूसरे से व्यवहार हैं, ये जरूरी नहीं कि आप पैसा ही लें, व्यवहार भी संबंध भी लोगों के होते हैं। जहां तक रैलियों की बात है तो मुझे मालूम है कि रैलियां जिसकी सरकार होती है उसकी बसों में बिल्कुल फ्री बसें तो रेयर किसी की सरकार में जाती हो तो हम नहीं जानते हैं। हमारी सरकार में गई होंगी, कम पैसे पे गई होंगी, डीजल हमको ही देना पड़ा होगा। तो ये सब चीजें होती हैं। कोई होता है कि डीजल और बस दोनों उनके साथ चली गई होंगी, कोई होता होगा कि रास्ते का लंच पैकेट भी उनसे ले लेते होंगे, वो अलग चीज है। क्या लगता है कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया होगा? जो बसें से हैं क्या है उसमें, जो बसें हैं उसमें, और जब ये हादसा हुआ कन्नौज गोसाईगंज वाला, तब ये बात कही गई कि जो लोग फंसे हुए थे, आग के बीच फंसे हुए थे, उन्हें निकालना मुश्किल था। उनकी खिड़कियों के आकार छोटे हैं, उनके दरवाजे के आकार छोटे हैं। जो आम बसें हैं उनके दरवाजे के आकार छोटे हैं, खिड़कियों के आकार छोटे हैं। और उस समय भी ये बात कही गई थी कि उन्हें बस की बुकिंग का परमिट मिला हुआ है, तो बस सवारियां ढोने का परमिट नहीं मिला हुआ है। तो लगता है कि ये सब क्या इतनी आसानी से हो गया होगा? जी, मैं भी आदरणीय सतपाल सिंह जी की बात सुन रहा था। मैं उनकी बात में डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से एक ईमानदारी वाला रास्ता अपनाया, जांच के लिए बोला, लेकिन उन्होंने जो एक सवाल उठाया है उस ब्यूरोक्रेसी पे उठाया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने मतलब स्वीकार किया एक तरीके से कि कहीं ना कहीं वो फर्जीवाड़ा अभी भी चल रहा है। इस मतलब एक कोटेशन है भारतीय जनता पार्टी का कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, लेकिन उसके बावजूद अगर ये हो रहा है तो वेल एंड गुड। आदरणीय के मुंह से सुन के ठीक लगा ये कि चलिए मतलब उन बसों को अभी भी एडजस्टमेंट में लाया जा रहा है, एडजस्टमेंट में लाया जा रहा है। मैंने केवल सरकार चलाई है ना, मैंने छोटी भ्रष्टाचार बाद आज कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहीं हो गया है, जन्मदाता यही है, मुख्यमंत्री जन्मदाता कांग्रेस ही है, कार में आए आपने सबसे गलती है। अगर ये बुराई थी तो सही करिए। अब जो हादसे हो रहे हैं वो पहले के पीछे जांच हो रहे हैं। दूसरी बात, एक दिन में ठीक नहीं होती है, ऊपर ले भ्रष्टाचार ये नहीं कह रहा, हादसा होने के बाद कम से कम हम 40 लाख रुपए ये वर्कावाद की जो कर्मचारी भ्रष्टाचार पड़ा होगा, बड़े बड़े सचिव और बड़े बड़े लोग सस्पेंड किए गए हैं, तो उनको देखा जा सकती है। कानूनी कार्रवाई जो वैधानिक है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस सरकार में सबसे ज्यादा हुई है। और इसका प्रमाण है कि 7 साल में सेंट्रल में एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद हमारा भ्रष्टाचार में नहीं फंसा है, और तुम्हारे 18 मंत्री फंसे। भ्रष्टाचार कहाँ था? उसको कम ऐसे एक दिन में नहीं लेंगे, कर रहे हैं। अब नीचे ये चीजें करना है ना। मेरी भी तो सुन लीजिए। तो क्या इस जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि अब जो बसें चल रही हैं उनको क्या फिटनेस के अनुसार उनके लिए क्या व्यवस्था करी गई सरकार द्वारा? क्या ये जनता को जानने का अधिकार है? और फिर आरोप लगा कि कैसे ठीक हुआ, आपने अनुमति दी है। ये सवाल मीडिया ने कैसे यथार्थ तरीके से विरोध करिए ना, आप करिए ना, आपकी धमकी में विरोध करने की। हमारे भाई सरकार चला रहे, आप अगर सरकार तो आपका काम का विरोध जाए। माने ये चीज थोड़ी अजीब सी लगती सुनने में। आप चलाएंगे, आपसे सवाल भी ना पूछा है। हम केवल ये चाह रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर ऐसी नहीं मिली है या गलत तरीके से मिली है तो फिर चला सवाल उठा, फिर वो ऊपर के लिए उसमें विषय होता है। मीडिया सब उठा रही है। अनिल जी, चर्चा का डायरेक्शन कहीं ना कहीं बदल रहा है। हम इस चतुर्वेदी पर सर्विस पर ही
आज की चर्चा को केंद्रित रखना चाहते हैं कि जी, जी। 18 में घटना हुई, 20 में दूसरी घटना हुई और बसों का स्वरूप नहीं बदला। हम बहुत जी। बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की चर्चा करने लगे, उससे कोई जी। नतीजा निकलने वाला नहीं। नहीं। लेकिन कम से कम एक संदेश तो आज की डिबेट से जा सकता है कि जो जी। व्यवस्थाएं आप से शुरू की गई हैं, फिर किसी न जी। किसी साल 6 महीने बाद किसी दूसरे हादसे के इंतजार के लिए शुरू की गई है। जी, जी। क्योंकि 18 में जो घटना हुई उससे कोई सीख नहीं ली गई। उसके बाद में इसमें दूसरी घटना हो गई जिसमें तमाम 10 से ज्यादा लोग जो है निर्दोष जी। लोग चले गए, और उसके बाद में क्या वास्तविक आंकड़े थे वो आज तक सामने नहीं आ पाए। जी। तो जो घटना है और जो दूसरी जो नए सिरे से जो बस सर्विस फिर से शुरू हुई है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यापारी है उसका व्यापार शुरू होगा ही, लेकिन जी, जी। व्यापारी को एक बड़े हादसे के बाद में क्या सुधार करने के बाद में उस व्यापार को शुरू करना, ये भी तो बात सामने आनी चाहिए। जी, जी। उसे बिल्कुल सुधार करना चाहिए और ये आरटीओ की जिम्मेदारी हो कि पहली तो बसों का बीमा होना चाहिए। यदि कोई देखो दुर्घटना हो सकती है, एक बस पर 2 ड्राइवर होने चाहिए। भाई रात चल रही, नींद आ सकती है। फिर आप फिर घुमा रहे हैं। ये इसलिए जी। हम लोग शुरू से निवेदन करते हैं कि जब विषय सुबह शुरू से मिल गया था, जी। सवाल इस बात पे ये सारी चीजें होनी चाहिए कि मतलब नहीं हो कैसे बिल्कुल गई? होनी चाहिए, इनके बिल्कुल। हो कैसे गई? 5 महीने हाँ। में ये विषय ये बसें चलने कैसे लगी? इस पर आप एक बड़े बड़े समय से राजनीति कर रहे हैं और जी। शुरू में आपने इस पर थोड़ा सा फोकस किया भी। क्या जी। होना चाहिए, क्या सरकार में होना चाहिए? तो सरकार में बैठे लोगों की को चिंता करने की जरूरत है। सांसद चिंता करेंगे, विधायक चिंता करेंगे, लेकिन ये सारा घटनाक्रम हो कैसे गया और उसके पीछे क्या चीज हो सकती है? देखिए उसके पीछे तो पैसे हैं शेखर जी, पैसे उसके पीछे हैं और क्लीन चिट मिलती चली जाती। आरटीओ ऑफिस आपका जनपद फर्रुखाबाद का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, जहां चपरासी जो है लाइसेंस बना के दे देता है, क्लीन चिट की अब वो लोग फिटनेस दे दी, बीमा है नहीं, बीमा तो वहां बैठे हुए दलाल जो है वो बना के दे देते हैं। और पता लगा जो है हम बीमा बनवा लाए, हमें पता ही नहीं कि असली है नकली है। जब कोई घटना घटी तो पता चला कि वो बीमा हमारा नकली निकल गया। तो इनके बीमा होने चाहिए, ड्राइवरों की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, मालिक की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। और आरटीओ अगर घटना घटती है उससे तो सबसे पहले आरटीओ के खिलाफ मुकदमा, अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आरटीओ बचता है इससे, क्यों? आरटीओ तो क्लीन चिट फंसता है व्यापारी, वहां के बैठे हुए दलालों से वो आरटीओ मिला रहता है, वो पैसे लेता है। अब हमें पता ही नहीं, हम गए। रेट खत्म हो रही है। शुभम तिवारी, 1 मिनट में बताइए क्या क्या लग रहा है आपको, क्या क्या हुआ, क्या होगा? देखिए, मैं तो सिर्फ एक इतनी छोटी सी बात कह रहा हूं। मेरी बात को बहुत आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें यहाँ बैठे पैनल में सभी लोग, कि इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि उसमें बेगुनाहों की इस तरीके से जान चली जाए। हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरीके की बसें दोबारा चल रही हैं और हम लोग अगर चाहे पूरा जो है जांच इनकी अगर बन जाए, जांच हो जाए कि साहब अब आप मानक पूरे कर रहे हैं, अब आपकी गाड़ी में एक एक्स्ट्रा विंडो है कि नहीं है, अगर ये सब बातें पब्लिक के सामने आ जाए तो एक अच्छा सुकून मैसेज भी होगा और हम लोग ये उम्मीद भी करेंगे कि अब हमारे यहाँ के जो जनता है जो बसों से ट्रेवल करेगी उनकी जान की सुरक्षा हो पाएगी। बस यही छोटी सी बात है, लेकिन इस बात को अगर राजनीतिक तौर पे घुमा के रख दिया जाएगा तो फिर जस का तस हाल रहेगा। और रही बात ये कि अगर इस बात को आप ये आरोप लगा के कह देंगे सत्ता दल के लोग कि हमारी सरकार में होता रहा है, तो साहब हम तो 30 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। आदरणीय अनिल जी को भी पहले जवाब देना चाहिए क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा मालूम होगा। तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। यहाँ बात ये है कि वर्तमान स्थिति में पत्रकारों के सामने ये बात खुल के कब आएगी कि हाँ साहब ये जांचें हुई हैं, ये उसका एक निष्कर्ष निकला है, अब ये व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। पत्रकार पूछेंगे जब तो हमारे देखना चाहिए। सवाल बात है कि क्या विमल चतुर्वेदी सीधे मुख्यमंत्री से मिले होंगे? क्या विमल चतुर्वेदी सीधे परिवहन सचिव से मिले होंगे? क्या विमल चतुर्वेदी सीधे कानपुर मंडल के आयुक्त से मिले होंगे? क्या विमल चतुर्वेदी सीधे फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी से मिले होंगे? क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद में 10-10 लोगों की मौत की जिम्मेदारी जिसके ऊपर कहीं ना कहीं से आ रही थी परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से, वो व्यक्ति क्या सीधे मुख्यमंत्री से मिला हुआ होगा? क्या इसमें से केवल एक चीज था ना कि अगर तो वो मापदंड उसने पूरे नहीं किए,
जो बस में होनी चाहिए। डबल डेकर बसें कानपुर से भी चलती हैं और जगह चलती हैं। एक्सीडेंट होना अलग बात है, जाता है अजान लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो उसके मानक हैं वो मानक अगर उसने नहीं पूरे किए हैं तो ये बस नहीं चलनी चाहिए। और इस जिला प्रशासन और बाकी लोगों से, हमारे विरोधी दल के लोग भी हैं या हम लोगों के भी संज्ञान में आएगा, वो विषय अगर आता है तो उसमें चर्चा करनी चाहिए। ये क्या है ये विषय, अगर ये मानक गलत है तो निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए। तो चाहे जिसका संरक्षण हो, मुझे लगता है कि हम सब लोग खड़े हो जाएंगे तो नहीं चल पाएंगे। चलिए, आज की बुलेटिन की चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की इस विषय पर जो ज्वलंत विषय है शहर के सामने, उस पर आप सबने बहुमूल्य विचार रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभरात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।